हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेसिक पॉइंट ब्रिजेश। हम आज बात करेंगे पॉलिटी की सेकेंड क्लास में उपराष्ट्रपति के बारे में, जिसका वर्णन अनुच्छेद 63 में किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 63 में किसका वर्णन है, तो उपराष्ट्रपति का वर्णन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 63 में। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, तो आर्टिकल 64 में जो है यह राज्यसभा का सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के प्रधान सभापति होते हैं। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 65 की, तो आर्टिकल 65 में जो है राष्ट्रपति नहीं है, तो उस कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 65 में जो है इसका वर्णन किया गया है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं होते हैं तो उसका निर्वहन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति उसका निर्वहन करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे, ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति का वर्णन किया था, राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, तो राष्ट्रपति जो है जाकिर हुसैन थे। जब उनकी सीट खाली हुई तो उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति प्रथम जो आए थे वो बीबी गिरी थे, और उनके ना रहने के बाद में CJI अर्थात जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है हिदायतुल्लाह थे, जो कि राष्ट्रपति बने थे। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 66 की, यानी कि अनुच्छेद 66 की, उसमें जो है उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 67 की, तो इसमें जो है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो कि 5 वर्ष का होता है, और त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, तो अनुच्छेद 69 में जो है उपराष्ट्रपति की शपथ का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, उपराष्ट्रपति से संबंधित तथ्य की अगर हम बात करें इसमें, तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और जो 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर थे। अगर हम बात करते हैं उसमें दूसरे पॉइंट की, हामिद अंसारी ये भी 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं। अगर हम बात करते हैं मोहम्मद हिदायतुल्लाह की, जो कि पहले CJI थे जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, 11वें मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे थे। अगर हम बात करते हैं बीबी गिरी की, जो पहले राष्ट्रपति कार्यवाहक बने, वो कौन थे? तो बीबी गिरी थे। बीबी गिरी जो हैं ये पहले राष्ट्रपति कार्यवाहक बने थे। अगर हम बात करते हैं संसद की, तो संसद का जो है वर्णन अनुच्छेद 79 में किया गया है। हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, सरला, जिसके अंतर्गत सा से हो जाएगा संसद, जिसका वर्णन 79 में किया गया है। रा से हो जाएगा राज्यसभा, जिसका वर्णन 80 में किया गया है, और ला से हो जाएगा लोकसभा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है। यानी कि 79, 80, 81 में संसद, राज्यसभा और लोकसभा का वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं वहीं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति जो है संसद के 3 अंग होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संसद के कितने अंग होते हैं? तो संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। अगर हम वहीं बात करते हैं जो है लोकसभा की, तो लोकसभा जो है इसके सदस्य जो है अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? तो 552 हो सकते हैं, और इसके बाद में 550। अगर वहीं हम बात करते हैं वर्तमान में, तो वर्तमान में जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है। और अगर हम बात करते हैं जो कि राज्यों से चुनकर कितने आए हैं, तो 524 जो है 524 राज्यों से चुनकर आए हैं। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो 19 जो है केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आए हैं। अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है ये जो है इसमें अधिक से अधिक सदस्य कितने? तो 250 अधिक से अधिक सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो 245 वर्तमान में राज्यसभा में सदस्य हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें से जो कि राज्य विधानसभाओं से 233 चुनकर आए हैं, और 12 जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और हम आपको बता दें प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो 1951-52 में किया गया था। और वहीं अगर हम बात करते हैं प्रथम राज्यसभा का गठन कब किया गया था? तो 1952 में किया गया था। भैया आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की इसमें बात करते हैं। यह व्यक्ति किन्हीं 4 क्षेत्रों में से एक में निपुण होने चाहिए। कौन? ये जो 12 जो हैं, ये जो 12 मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, उनको इन 4 क्षेत्रों में से किसी एक में निपुणता हासिल होनी चाहिए। कौन कौन से क्षेत्र हैं? कला है, साहित्य है,
समाज सेवा है और विज्ञान है। इनमें से किसी एक में इनको निपुणता हासिल होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं लोकसभा की, लोकसभा जो है एक अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है, यानी कि यह कभी भी भंग हो सकता है। अगर वहीं हम बात करते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, अर्थात इसको भंग नहीं किया जा सकता है। अगर वहीं हम बात करते हैं इसके कार्यकाल की, तो इसका जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष होता है और प्रत्येक दूसरे वर्ष जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। तो हम आपको बता दें राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए, 250। वर्तमान में कितनी है, 245, जिसमें से 12 को हटा दीजिए क्योंकि ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो 233 बचता है। 233 का 1/3 जो भी निकलेगा वो हर एक मतलब दूसरे वर्ष जो है वो 1/3 सदस्य हटकर दूसरे नए आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल अगर हम बात करते हैं तो अगली लोकसभा के आने तक जो है लोकसभा जो है वह लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कार्य करते रहते हैं। अगर वहीं राज्यसभा के सभापति का अगर हम बात करते हैं तो वो 5 वर्ष तक होता है। और सभापति को जो है शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति जो है सभापति को शपथ दिलाते हैं। अगर हम बात करते हैं वहीं लोकसभा के सदस्य की, लोकसभा के अध्यक्ष की शपथ कौन दिलाता है, तो कभी भी शपथ ग्रहण अध्यक्ष के रूप में नहीं लेता है, वह पहले ही सांसद के रूप में वह शपथ ले लेता है। अगर हम बात करते हैं लोकसभा के विशेषाधिकार की, तो लोकसभा के जो विशेषाधिकार हैं वो कौन कौन से हैं, तो धन विधेयक के मामले में जो है लोकसभा को असीमित अधिकार दिए गए हैं या प्राप्त हैं। और संयुक्त अधिवेशन के मामले में जो है लोकसभा की स्थिति अच्छी रहती है क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है। और जो है अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, लोकसभा अध्यक्ष के कार्य इसकी हम जो है बारे में चर्चा भी आगे करेंगे। हम आइए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो जीबी मावलंकर थे। और प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे तो मीरा कुमार थी। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी की, तो दूसरी सुमित्रा महाजन थी। वर्तमान की बात करेंगे अगर, तो ओम बिरला हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे अधिक समय का कार्यकाल किस जो है लोकसभा अध्यक्ष का था, तो वो बलराम जाखड़ का था, जो कि राजस्थान के कोटा से थे। अगर हम बात करते हैं इसमें से नेक्स्ट पॉइंट की, लोकसभा अध्यक्ष एकमात्र जो कि नीलम संजीव रेड्डी हैं, जो राष्ट्रपति भी बने थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष जो राष्ट्रपति बने थे तो वो कौन थी, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, पहले दलित लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीएम बाल योगी थे। अगर हम बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, जिसका हमने बताया था कि अभी आगे वर्णन या अभी आगे चर्चा करेंगे, तो आइए हम बात कर लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना ये किसका कार्य है, तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्य है। और अगर हम बात करते हैं 3 बार बुलाया गया है, जो कि क्या 3 बार बुलाया गया है संयुक्त अधिवेशन, और आर्टिकल किसके तहत बुलाया जाता है, आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कब कब बुलाया गया है 3 बार जो है जो बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन, तो 1978, 1961 और 2002 में यह बुलाया गया है। अगर हम बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। और क्यों बुलाया जाता है, जब दोनों सदनों में मतभेद होता है, जब दोनों सदनों में मतभेद होता है तब जो है लोकसभा जो राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कोई विधेयक धन है या नहीं, इसकी जांच कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष अपने मत का प्रयोग कर इसकी जो है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी जांच करता है कौन, तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। और लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने मत का प्रयोग कब करते हैं, तो जब मत बराबर हो, और इसका वोट क्या कहलाता है, तो निर्णायक मत कहलाता है। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या है, भारत में न्यायपालिका। अगर हम बात करते हैं इसमें न्यायपालिका के बारे में, तो एक सर्वोच्च न्यायालय होता है, और भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है और 25 उच्च न्यायालय हैं। और अगर हम बात करते हैं वहीं जिला या सत्र न्यायालय की, तो ये जिले में एक होते हैं। अगर वहीं हम बात करते हैं मुंसिफ न्यायालय, जिसको अधीनस्थ न्यायालय भी कहा जाता है, इनकी भी संख्या प्रत्येक जिले में एक होती है। वहीं अगर हम बात करते हैं न्याय पंचायत, तो न्याय पंचायत जो है ग्राम स्तर पर
कुछ राज्यों में होते हैं, हर राज्य में हो या कोई ज़रूरी नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य की, तो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है या 28 जनवरी 1950 को न्यायालय जो है वह अस्तित्व में आया था। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की भाग 5 में किया गया है। किसमें? सर्वोच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की चर्चा किसमें की गई है? तो भाग 5 में की गई है। और कहाँ से कहाँ तक? तो आर्टिकल 124 से 147 तक किया गया है। अगर हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है किसमें? तो आर्टिकल 124 से 47 तक में की गई है, इसी में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 124 में क्या है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना व गठन, इसका वर्णन किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 124 में किया गया है। और मैंने आपको बताया था कि संयुक्त अधिवेशन जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 108 में क्या किया गया है? तो संयुक्त अधिवेशन की जो है चर्चा की गई है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 124(1) की, संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वे न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी कर सके। मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? तो 1+7 अर्थात 8 कुल मिलाकर थी। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो पहले CJI यानी कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरालाल जे कानिया जो है ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और अगर हम बात करते हैं इसमें महत्वपूर्ण न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कब हुई और कैसे हुई, तो आइए हम ज़रा देख लेते हैं। 1950 में हमने आपको बताया था 1+7 मिलकर 8 बने थे, और 1956 में 1+10 मिलकर 11 बन गए थे, यानी कि 6 साल बाद जो है वृद्धि हुई थी। इसके बाद में जो है फिर 4 साल बाद वृद्धि हुई। 4 साल बाद कितनी वृद्धि हुई? तो 4 की वृद्धि हुई, 14 हो गए थे। इसके बाद में 1977 में 1+17 मिलकर 18 बन गए थे। अगर वहीं हम बात करते हैं 1986 की, 1+25 मिलकर 26 बन गए थे। और वहीं अगर 2009 में हम बात करते हैं तो 2009 में 1+30 मिलकर कितना हुए थे? तो 31 बन गए थे। और वहीं हम बात करते हैं अगर 2019 में, तो 1+33 मिलकर कुल मिलाकर न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? तो कुल मिलाकर न्यायाधीशों की संख्या वह 34 वर्तमान में है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अनुच्छेद 124(2) में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो किसको दिया गया है? राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और किस आर्टिकल के तहत दिया गया? तो 124(2) के तहत। और अगर हम बात करते हैं 124(3) की, तो आर्टिकल 124(3) में जो है इसकी योग्यता के बारे में चर्चा की गई है। योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, और राष्ट्रपति की नज़र में कानून के बड़े ज्ञाता होना चाहिए, और जो है कम से कम जो है 1 या 1 से अधिक वर्षों तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में जो है 5 वर्षों तक कम से कम होना चाहिए। अगर 1 से अधिक उच्च न्यायालयों में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, तब वह जो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, सर्वोच्च न्यायालय का अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, अनुच्छेद 125 में इसके वेतन और भत्ते की चर्चा की गई है। तो वेतन जो है या क्या है, तो हम बात करते हैं अगर मुख्य न्यायाधीश का वेतन तो 2,80,000 रुपये होता है। वहीं अगर अन्य न्यायाधीशों की बात करेंगे तो उनका जो वेतन होता है वह 2,50,000 होता है, यानी कि उनसे 30,000 रुपये कम होता है। और जो इनकी अगर वेतन की बात करते हैं कहाँ से दिया जाता है, तो संचित निधि से दिया जाता है। 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट में आपसे चाहूँगा, तो आइए हम बात कर लेते हैं। तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो वेतन दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और भारत की संचित निधि जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 में इसका वर्णन किया गया है, जिस पर केंद्र सरकार का अधिकार होता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की संचित निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 266 में किया गया है। और इस पर किसका अधिकार होता है? तो केंद्र सरकार का इस पर अधिकार होता है। किसका? केंद्र सरकार का अधिकार होता है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, अनुच्छेद 127 के तहत जो है
तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं और यह फ्रांस से लिया गया है। अगर हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट की अनुच्छेद 128 के अंतर्गत जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत पड़ने पर रिटायर्ड जजों को सुप्रीम कोर्ट की बैठक में बुलाया जा सकता है। किसके तहत? आर्टिकल 128 के तहत। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 129 की अभिलेखीय न्यायालय होना, या जो है अनुच्छेद 129 में दिया गया है, यानी कि किसी भी जो है विवाद या किसी भी जो है फैसले को जो है अभिलेख के रूप में वहाँ देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 131 की उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता जो है इसका वर्णन किया गया है। ये मूल अधिकारिता उसमें क्या होती हैं? दो राज्यों का विवाद हो जाए तो यह किसके अंतर्गत आएगा? तो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत वह केस जाएगा और कहीं भी नहीं जा सकता है। अगर भारत सरकार का विवाद किसी राज्य से हो जाए तो जो है आप सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं और कहीं भी नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 के तहत जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, और इसको जो है अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा जाता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट को अंतिम अपीलीय न्यायालय कहा जाता है क्योंकि इसके ऊपर भारत में कोई न्यायालय नहीं होता है। इसी का जो है फैसला सर्वमान्य होता है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 137 की, सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं। यह किस में किया गया है? तो अनुच्छेद 137 के तहत कहा गया है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वह सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। अगर हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति होने वाली महिलाओं की, तो प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला फातिमा बीबी थी, जो कि 1989 से 1992 तक थी। और अगर हम दूसरे की बात करते हैं सुजाता मनोहर। तीसरी महिला कौन थी? रोमा पाल। और वहीं हम चौथी की बात करेंगे तो ज्ञान सुधा मिश्रा। पाँचवीं आर भानुमति। छठवीं की अगर बात करते हैं रंजना प्रकाश देसाई। सातवीं की इंदु मल्होत्रा। और वहीं अगर हम आठवीं की बात करते हैं तो इंदिरा बनर्जी, जो कि आठवीं महिला थी। अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो इसमें प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया थे, जो कि मैंने आपको बता दिया है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? तो वाई.बी. चंद्रचूड़ का था। अगर वहीं हम बात करें सबसे छोटा कार्यकाल कमल नारायण सिंह का था। और वहीं अगर हम बात करते हैं वे के.जी. बालाकृष्णन प्रथम दलित थे। और 48वें की बात करते हैं एन.बी. रावणा हैं, जो कि 2021 तक रहेंगी। अगर हम बात करते हैं 1962 की, तो 1962 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास हाई कोर्ट बना था। कब बना था? तो 1862 में बना था। कब? 1862 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास इन तीनों हाई कोर्टों की स्थापना हुई थी। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, तो 1866 में जो है प्रयागराज में बना था हाई कोर्ट। अगर हम बात करते हैं 7वां संविधान संशोधन 1996 में 56 में जो हुआ था, उसमें क्या कहा है? 2 या 2 से अधिक राज्यों का बन सकता है। कौन? हाई कोर्ट 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक साथ बन सकता है। अगर हम बात करते हैं उच्च न्यायालय की, तो उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25 है। 5 संयुक्त न्यायालय हैं। और अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, अनुच्छेद 216 के तहत उच्च न्यायालय का गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पद के लिए योग्यताओं का वर्णन किया गया है। और 217(2) में योग्यता का वर्णन किया गया है। और उस योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक जो है वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय में काम किया हो। अनुच्छेद 219 के तहत शपथ का वर्णन किया गया है। और शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल इसका शपथ दिलाते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाते हैं। अगर वहीं हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति उनको शपथ दिलाते हैं। हम आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आर्टिकल 221 के तहत न्यायाधीश के वेतन और भत्ते का प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 222 में, तो इसमें जो है किसी एक न्यायाधीश का दूसरे न्यायालय में भेजना
इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 226 में, तो अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। कौन? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 266 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 231 की, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय बनाया जा सकता है। इसका जो है वर्णन कहाँ किया गया है? तो अनुच्छेद 231 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं जिला न्यायालय की, जिला न्यायालय अनुच्छेद 233 भाग 6 अनुच्छेद 233 से 37 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 233 की, तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं 235 की, अधीनस्थ न्यायालय। हम अगर बात करते हैं मौलिक अधिकार की, जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है और इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, तो आइए हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार जो है, ऐसे अधिकार जिसके बिना मानव का विकास संभव ना हो, उसको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। जिसके बिना मानव का विकास संभव ना हो, उसको क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, मौलिक अधिकारों की पहली बार विवेचना ब्रिटेन से ली गई थी और लिखित रूप में अमेरिका से। अगर हम बात करते हैं इसका वर्णन भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। तो मूल अधिकारों का वर्णन कहाँ से कहाँ तक किया गया है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है, या मूल अधिकारों का वर्णन इसमें किया गया है। किसका? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करते हैं, तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो 7 थी। वर्तमान में जो है या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। हम आइए बात कर लेते हैं कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। समस्त सोच के संस्कृति अधिकार पर, तो अगर हम बात करते हैं पहला कौन सा है? समानता का अधिकार, जिसका वर्णन आर्टिकल 14 से 18 तक किया गया है। अगर बात करते हैं दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से और 22 तक में वर्णन किया गया है। शोषण के विरुद्ध अगर अधिकार की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 23 और 24 में इसका वर्णन किया गया है। अगर वहीं हम बात करते हैं धर्म का अधिकार, तो अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं शिक्षा, संस्कृति और अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो अनुच्छेद 29 और 30 में इसका वर्णन किया गया है। अगर वहीं बात करते हैं संपत्ति का अधिकार, तो अनुच्छेद 31 में इसका वर्णन किया गया है। और अगर हम बात करते हैं 7वां संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आर्टिकल 32 से 35 तक इसका वर्णन किया गया था। और अगर हम बात करते हैं कौन सा हटाया गया था, तो संपत्ति के अधिकार को, जो कि जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था, उसको हटाकर इसको आर्टिकल 300 का में कर दिया गया है, जो कि यह एक विधिक अधिकार हो गया है। क्या हो गया है? विधिक अधिकार अब बना दिया गया है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, जिसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त करके और जो है एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और हमने आपको बताया था कि इसको अनुच्छेद 300 का में रखा गया है और भाग 12 में कर दिया गया है। हम बात करते हैं अनुच्छेद 14 की। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता का अधिकार की बात किया गया है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 15 की, इसमें धर्म, जाति तथा लिंग व जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव न होने का जो है इसमें संरक्षण दिया गया है। अगर बात करते हैं अनुच्छेद 16 की, इसमें लोक नियोजन और अवसर की समानता की बात की गई है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की, तो इसमें जो है अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत की बात की गई है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत की भावना नहीं कर सकता। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 18 की, अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया गया है शिक्षा और सेना को छोड़कर। किसको? शिक्षा और सेना को छोड़कर, और सभी में उपाधियां नहीं ली जा सकती। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 19 की, प्रत्येक नागरिक को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई हैं। कौन कौन सी स्वतंत्रता? कहीं भी रहने का अधिकार दिया गया है, कहीं भी आने जाने का अधिकार दिया गया है। और हम बात करते हैं अगर बेरोजगारी का अधिकार, किसका? 1 मिनट, बोलने की आज़ादी का अधिकार और सम्मेलन करने का अधिकार, ये सभी जो है अधिकार दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं वहीं और एक अधिकार की, तो जो है संगम या संघ बनाने का अधिकार। और अगर हम छठे की बात करते हैं,
कोई भी वृत्ति, आय, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। तो ये 6 प्रकार के जो है अधिकार स्वतंत्रताएं दी गई हैं कि प्रत्येक नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आइए हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 19 का की। तो 19 का में क्या है, प्रेस मीडिया। प्रेस मीडिया को चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट की, और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, जो कि ये सब जो हैं इनको शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत पे रखा गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 20 की, अनुच्छेद 20 में क्या है, तो इसमें जो है एक बार अपराध करके 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, यह वर्णन की, यह जो है प्रावधान किया गया है। अगर वहीं हम बात करते हैं अनुच्छेद 21 की, तो इसमें जीने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 21 का में क्या है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है और किसी भी आपातकाल में समाप्त नहीं हो सकता। तो कौन सा है, तो अनुच्छेद 21 का है, जो कि किसी भी आपातकाल में समाप्त नहीं हो सकता। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 22 में जो है, यह निवारक निरोध की प्रक्रिया दी गई, यानी कि अपराध को होने से रोकने के लिए जो है रोकने से पहले रोक लेना है, यह एक जो है इसका प्रावधान किया गया। अगर हम वही बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व की, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम DPSP भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, DPSP भी बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो अनुच्छेद 23 जो है, या अवैध देह व्यापार या बगार प्रथा पर रोक, इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद 24 की अगर हम बात करते हैं, 1 मिनट दोस्तों रुक जाइए, ये थोड़ा अभी इसका हम जिक्र बाद में करेंगे, थोड़ा आगे हम भी आपको थोड़ा अनुच्छेद बता दें। और अनुच्छेद 24 में जो है 6 से 14 साल के बच्चों को मजदूरी कराने से रोकना है। और अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है धर्म का अधिकार दिया गया है। और अगर हम बात करते हैं शिक्षा, संस्कृति व अल्पसंख्यकों का अधिकार कौन सा है, तो अनुच्छेद 29 से 30 तक यह है, अल्पसंख्यकों या शिक्षा संस्कृति से संबंधित अधिकार दिया गया है इसमें। और अगर हम बात करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आर्टिकल 32 में यह इसका वर्णन किया गया। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 33 की, संसद को अधिकार दिया गया है कि वह सशस्त्र बलों युक्त प्रबंध लगा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अगर हम बात करेंगे, तो ग्रेनविल ऑस्टिन, 1 मिनट दोस्तों, अगर हम बात करते हैं DPSP की, तो DPSP को जो है ग्रेनविल ऑस्टिन ने जो है संविधान की आत्मा कहा है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और जो जिसकी चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 तक की गई है। और किस भाग में की गई है, तो भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। और अगर हम बात करते हैं इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट की, तो तेज बहादुर सप्रू की सिफारिश पर इसको जोड़ा गया था संविधान में। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, इन्हें राज्य के कल्याणकारी तत्व भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य के कल्याणकारी तत्व कौन से हैं, तो DPSP को कहा जाता है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को। गांधीवादी विचारधारा DPSP में मिलती है। हम आइए बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की, ये वाद योग्य नहीं है। इसका क्या मतलब है, यानी कि आप इसको जो है न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 36 की, अनुच्छेद 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 37 की बात करेंगे, तो उसमें कहा गया है कि ये वाद योग्य नहीं है, जो कि हमने आपको बताया था। वाद योग्य का मतलब क्या है, कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। अगर हम बात करते हैं कोई भी जो राज्य है वो उसके ऊपर है, वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करे या ना करे, वह उसके ऊपर होता है, उसको लेके आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 38 की, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39 की बात करेंगे, समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 39 में। और अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है। आइए हम बात कर लेते हैं ग्राम पंचायतों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। लॉर्ड रिपन जो है ग्राम पंचायतों के लिए कार्य किए थे, और
15 अगस्त 1947 को आप जानते हैं देश आज़ाद हुआ था। और पहली ग्राम पंचायत जो है वह 2 अक्टूबर 1959, एक वर्ष कम 60 यानी कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जो है पहली ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। अगर हम दूसरी की बात करते हैं तो दूसरी आंध्र प्रदेश में बनी थी, जो कि 1957 में बनी थी। और बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। और कैसे, त्रिस्तरीय संबंधित है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किस समिति ने सिफारिश किया था, तो बलवंत राय मेहता ने किया था। अगर हम द्विस्तरीय की बात करेंगे तो द्विस्तरीय का प्रावधान जो है अशोक मेहता समिति ने किया था, जो कि 1977 में गठित की गई थी। आइए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। 24 अप्रैल 1952 को लागू हुआ था और 11 अनुसूचियाँ इसमें जोड़ी गई थी, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर हम बात करते हैं इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय गांव के विकास के लिए इसमें दिए गए थे। हम अगर बात करते हैं अनुच्छेद 44 की, इसमें समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अनुच्छेद अगर 45 की बात करेंगे, 46वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। अगर हम बात करते हैं इसके तहत क्या किया गया था, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सुरक्षा राज्य करेगा। और अनुच्छेद 48 की बात करते हैं, कृषि व पशुपालन की बात की गई है। अनुच्छेद 48 का की बात करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के महत्व की बात की गई। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 49 की, तो राष्ट्रीय स्मारक तथा स्थानों का संरक्षण, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद अगर हम 50 की बात करते हैं, कार्यपालिका न्यायपालिका से स्वतंत्र होगी, इसका वर्णन किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 50 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 की, तो अंतर्राष्ट्रीय संधि व शांति की व्यवस्था का वर्णन किसमें किया गया है, तो अनुच्छेद 51 में किया गया है। किसमें, अनुच्छेद 51 में किया गया है। आइए हम बात कर लेते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में, जो कि सिलेबस में दिया गया है। मौलिक कर्तव्य जो है इसको रूस के संविधान से लिया गया था। भाग 4 का में इसको जो है रखा गया है और अनुच्छेद 51 का में इसका जिक्र किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसको सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। किसको, मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। हम बात करते हैं मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 8 है। 42वां संविधान संशोधन 1976 को जोड़ा गया था, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर हम बात करते हैं संविधान संशोधन की, तो लघु संविधान संशोधन इसको बोलते हैं। और किसको, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसको लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं 46वां संविधान संशोधन 2002 में जो किया गया था, वो एक जोड़ा गया था। वर्तमान में कुल मिला के कितने हैं मूल कर्तव्य, तो वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगर हम बात करते हैं 11 मूल कर्तव्य में मुख्य जो हैं, तो पहला क्या है, संविधान का सम्मान करना चाहिए। और अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो उसमें क्या है, उसमें जो है सरकार संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहती, इसका 9वें में किया गया है। और अगर बात करते हैं तीसरे की, तो राष्ट्रगान का पालन करे। और 11वें की अगर हम बात करते हैं, जो कि सबसे लास्ट में जोड़ा गया था 2002 में और 46वें संविधान संशोधन के तहत, उसमें क्या किया है, तो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करते हैं केंद्र राज्य संबंध के बारे में, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका सिलेबस में जिक्र किया गया है। इसको जो है भाग 11 में इसका जिक्र किया गया है केंद्र राज्य संबंध का, और आर्टिकल 256 से 263 तक इसका जिक्र किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो भारतीय संघीय प्रणाली कनाडा के संविधान से प्रेरित है। कनाडा के समान ही भारत में केंद्र राज्य संबंध के बीच संबंध है। अगर हम बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसका है, तो केंद्र को दिया गया है। केंद्र व राज्यों के संबंधों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है, तो इसका जो वर्गीकरण किया गया है वह 3 प्रकार से किया गया है। विधायी शक्तियाँ, प्रशासनिक शक्तियाँ और वित्तीय शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियाँ, न्यायिक संबंध ये एक अलग ही है, क्योंकि भारत में न्यायालय जो है यह एक स्वतंत्र है। और अगर हम बात करते हैं इसमें विधायी शक्तियों की, विधायी शक्तियों का जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 245 से 255 तक है। वहीं अगर हम प्रशासनिक शक्तियों की बात करेंगे, अनुच्छेद 256 से 263 तक इसका है।
और वित्तीय संबंध की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 264 से 293 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, तो जो है जो चौथा है न्यायिक संबंध। न्यायिक प्रणाली जो है वह का स्वरूप जो है वह एकीकृत है और वह स्वतंत्र है। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, न्यायिक शक्तियों को केंद्र व राज्य के बीच विभाजित नहीं किया गया है। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, विधायी शक्तियाँ अनुच्छेद 245 से 255 तक इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं विधायी शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है, राज्य क्षेत्र के आधार पर और विषय के आधार पर। अगर हम बात करते हैं राज्य क्षेत्र के आधार पर, अनुच्छेद 245 में इसका वर्णन किया गया है। वहीं विषय के क्षेत्र के आधार पर बात करेंगे तो अनुच्छेद 246 में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुसूची 7 की, अनुसूची 7 जो है इसको 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में पहले जो है 97 विषय थे, वर्तमान में 100 विषय इसमें दिए गए हैं। अगर वहीं राज्य सूची की बात करेंगे तो पहले 66 विषय इसमें दिए गए थे, वर्तमान में 61 विषय दिए गए हैं। और वहीं अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची की तो पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय इसमें दिए गए हैं। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे विदेशी मामले, ये सभी संघ सूची का मतलब क्या होता है, केंद्र के अंतर्गत आने वाली। तो केंद्र जो है विदेशी मामलों को कौन देखता है, केंद्र। आप ज़्यादातर देखते ही होंगे प्रधानमंत्री मोदी जी विदेशों का दौरा करते रहते हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं नागरिकता, ये भी आप जानते ही होंगे, सीएए जो है कानून आया था जिसके लिए बहुत विरोध हुआ था, यह भी केंद्र सरकार ही लाई थी। तो संघ सूची के अंतर्गत आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, संघ सूची के अंतर्गत आने वाले कौन कौन से विषय हैं, तो विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, परमाणु ऊर्जा, युद्ध व शांति, शेयर बाजार, बीमा, जनगणना, सीमा शुल्क और बंदरगाह, ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं राज्य सूची की, राज्य सूची के अंतर्गत शराब, मनोरंजन, गैस, सिंचाई, विद्युत कर, पशुपालन, कारागार, भूमि कर, स्थानीय स्वशासन, बाजार व मेले और पुलिस किसके अंतर्गत आता है, तो पुलिस राज्य सूची के अंतर्गत आता है। यानी कि इसकी जो देखभाल करेगा वो कौन करेगा, राज्य करेगा। और जो हम लोगों का जो वो होता है, क्या नाम है, दवा वगैरह, वो भी किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आइए हम बात कर लेते हैं समवर्ती सूची की। अगर बात करते हैं तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा आता है। मान लीजिए कोई भी राज्य सरकार, समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है कि जिस पर कानून जो है राज्य और केंद्र दोनों बना सकें। यानी कि अगर मान लीजिए कोई राज्य सरकार कानून बनाया है और उसी से संबंधित केंद्र सरकार भी जो है कानून बना दी, तो जो राज्य सरकार ने कानून बनाया हुआ समाप्त होकर जो केंद्र ने बनाया हुआ ही लागू हो जाएगा। तो आइए हम बात कर लेते हैं समवर्ती सूची के विषय में कौन कौन सी विषय हैं। शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद अर्थात तलाक, कारखाने, न्याय प्रशासन, प्रक्रिया विधि, मजदूर संघ, वन्य जीव, जंतुओं का संरक्षण, कीमत नियंत्रण, ये सभी समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं अवशिष्ट शक्तियों की, अनुच्छेद 248 में इसका वर्णन किया गया है। अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो केंद्र सरकार का होता है। अनुच्छेद 256 के तहत जो है संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्य को निर्देश दिया जाना, इसका वर्णन किया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 258 की, कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्य को शक्ति प्रदान करने का अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 260 की, भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का अधिकार दिया गया है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 262 की, इसमें अंतर्जातीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायिकरण का जो है गठन किया गया है। अगर हम बात करते हैं वित्तीय संबंध की, तो वित्तीय संबंध जो है वह अनुच्छेद 264 से 293 तक वित्तीय संबंध का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 266 में क्या है, संचित निधि है। संचित निधि जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है, हमने आपको बताया था। और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो वेतन होता है वह संचित निधि से ही दिया जाता है। और इस पर अधिकार किसका होता है, तो केंद्र सरकार का अधिकार इस पर होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें नेक्स्ट पॉइंट की, अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि, इस पर किसका अधिकार होता है, तो राष्ट्रपति को इस पर अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 280 की अगर बात करेंगे, वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। वित्त आयोग का कार्य क्या होता है? केंद्र व राज्यों के मध्य धन का बंटवारा करना। अगर हम बात करते हैं प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो केसी नियोगी थे। और अगर हम बात करते हैं 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर, 14वें की बात करते हैं तो वाई वी रेड्डी, और 15वें यानी कि वर्तमान एन.के. सिंह जो है कि वर्तमान में हैं। इसी के साथ इस सेशन की समाप्ति करता हूँ, और इसी के साथ जो है ये पॉलिटी की क्लास जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि जो भी पॉलिटी में हमने आपको बताया हो, जो कि साइलेंट किलर बैच में चल रही है, किसमें, एक मिनट, जो कि साइलेंट किलर बैच में चल रही है, आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया आप सपोर्ट करें। धन्यवाद।